एवरीवन। तो हमारा ये जो भौतिक प्रदेश चल रहा था, जो इंडिया जीके है, इंडिया जो जीके सेकंड ग्रेड की, उसमें पहला टॉपिक भारत का भौतिक प्रदेश स्टार्ट किया था, जिसकी पहले 2 क्लास हो चुकी है। और ये भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसमें पहला जो पार्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश वो चल रहा है। अब उसका हमने 2 क्लास पहले अपलोड कर दी, तीसरी क्लास है। इसमें हम आगे देखते हैं कि जो सिडनी बुर्राड़ है उसने हिमालय को 4 भागों में बांट दिया। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आगे हम देखेंगे कि ये जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र बनाता है। वहीं कुमाऊं हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच है। वहीं नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच, और असम हिमालय वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। ठीक है, इसको हम मैप के द्वारा भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए सिंधु नदी है यहाँ से, और ये सतलज नदी है। सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाया? पंजाब हिमालय। वहीं सतलज और काली नदी के जो बीच का ये क्षेत्र ये क्या कहलाया? कुमाऊं हिमालय। वहीं काली और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाया? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र असम हिमालय। इस तरीके से इसने सिडनी बुर्राड़ ने 4 भागों में बांट दिया हिमालय को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज नदी के बीच का भाग हमने देख लिया। ये विस्तार इसका 560 किलोमीटर है, और सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? नंगा पर्वत हो गई। इस में मैंने पहले भी बताया था कि जितनी भी चोटी आती बीच बीच में उनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन चोटी से सवाल बनते हैं। तो पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? नंगा पर्वत हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ तीर्थ स्थल भी है। कौन कौन से हैं? अमरनाथ, वैष्णो देवी और चरार ए शरीफ, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कुछ घाटियां देखने को मिलती है, जैसे कश्मीर घाटी जो जम्मू कश्मीर में है, और कुल्लू कांगड़ा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। इसके आगे हम देखते हैं कि सेकंड जो आता है इसका भाग वो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच का भाग है। ये विस्तार 320 किलोमीटर हो जाएगा। इसकी ऊंची चोटी हो जाएगी नंदा देवी। कुमाऊं हिमालय की ऊंची चोटी नंदा देवी। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर कामेत और त्रिशूल पर्वत भी है, इसी का ही भाग है, कुमाऊं हिमालय का ही। और प्रमुख तीर्थ स्थल गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब देखने को मिलेगा। हिल स्टेशन है कुछ यहाँ पर, नैनीताल, चक्राता, अल्मोड़ा और फूलों की घाटी। इसके बाद बात करते हैं नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच है, 800 किलोमीटर है इसका विस्तार। ये हिमालय का सबसे बड़ा भाग है। जो हमने 4 भाग देखे उसमें सबसे बड़ा भाग नेपाल हिमालय का ही है, और औसत ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा भाग भी है। ठीक है, सर्वोच्च शिखर यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, और दूसरा क्या है? कंचनजंगा, नेपाल हिमालय का। इसके अलावा यहाँ पर मकालू, मनशालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी शिखर भी देखने को मिलेगा। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे हम अगला भाग देखते हैं असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का भाग है, जिसका विस्तार 720 किलोमीटर है। हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा तथा ऊंचा भाग है, और सबसे ऊंची चोटी है इसकी नामचा बरवा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुल्लू कांगड़ा घाटी तथा चोमू लहरी देखने को मिलती है। ठीक है, कुल्लू कांगड़ी और चोमू लहरी भी यहाँ पर असम हिमालय का ही हिस्सा है। अच्छा, जहाँ सिडनी बुर्राड़ ने इसको 4 भाग में बांटा था, वहीं एसपी चटर्जी ने हिमालय को 5 भाग में बांट दिया। 4 हिमालय तो वही सेम है, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। इसके अलावा एसपी चटर्जी ने कश्मीर हिमालय और अलग कर दिया इनसे। तो इस प्रकार से 5 भाग में बांटने वाले हैं एसपी चटर्जी। इसके बाद हम इनके कुछ दर्रे देखते हैं। दर्रों से
बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से टॉपिक इसके दर्रे से सवाल बहुत बार आते हैं, तो अच्छे से याद रखना। अब सबसे पहले जो हम दर्रा देखेंगे वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे देखेंगे। यहाँ पर आप दर्रे देख रहे हैं जैसे बुर्जिल्ला, पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। ये दर्रा हम अब इनको थोड़ा डिटेल से देख देते हैं। देखिए अब जम्मू कश्मीर के, अब हमने ये बताया थी जो हिमालय है उसका जो ट्रांस हिमालय है उसमें 3 श्रेणियां बनी हुई है, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। उसकी जो जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, ये पीर पंजाल श्रेणी है। ये जास्कर श्रेणी में 2 दर्रा देखने को मिलता है, कौन सा, बुर्जिल्ला और जोजिला। एक तो ये बुर्जिल्ला दर्रा है और दूसरा कौन सा है, जोजिला दर्रा है। बुर्जिल्ला जो दर्रा है वो श्रीनगर को, ये श्रीनगर है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम कौन करता है, बुर्जिल्ला दर्रा। वहीं श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम कौन करता है, जोजिला दर्रा। ठीक है, ये याद रखना। तो ये दोनों जास्कर श्रेणी के हो गए, बुर्जिल्ला और जोजिला जास्कर श्रेणी के हो गए। बुर्जिल्ला श्रीनगर को गिलगित से और जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करेगा। और जो बुर्जिल्ला दर्रा है वो मध्य एशिया में प्रवेश का माना जाता है। वहीं जो जोजिला दर्रा है वो NH1 स्थित है यहाँ पर, और 2 नवनिर्मित जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी राजधानी को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपनी पीर पंजाल श्रृंखला। उस श्रृंखला में कौन कौन से दर्रे आते हैं, एक तो पीर पंजाल दर्रा हो जाएगा और एक बनिहाल दर्रा। तो इसमें 2 पीर पंजाल श्रेणी में 2 दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल जो दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, वहीं बनिहाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा बनिहाल दर्रे की कुछ और खास बातें, जैसे यहाँ से जवाहर सुरंग निकलती है, चैनानी नौसरी सुरंग, इसी को हम बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, NH44 और NH44 से उत्तर दक्षिण गलियारा, इसी को बोलते हैं, और ये यहाँ से निकलता है बनिहाल दर्रे से। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं, खास बात याद रखना। वहीं इसके बाद हम लद्दाख के कुछ दर्रे देखते हैं जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, खारदुंगला दर्रा और चांगला दर्रा। खारदुंगला और चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं, खारदुंगला और चांगला दर्रा। इसके अलावा ऊपर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वो है अघिल कराकोरम दर्रा, जो भारत को चीन से जोड़ने का कार्य करता है, अघिल कराकोरम दर्रा। अच्छा, अब थोड़ी सी इनकी डिटेल वापस से देख लेते हैं। जैसे बनिहाल दर्रा की हमने पढ़ी कि पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है, श्रीनगर का प्रवेश द्वार है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और जवाहर सुरंग इसी दर्रे से निकलती है। ये सभी हमने विशेषता अब यहाँ पर देख लिए। इसके अलावा यहाँ पर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग या उत्तर दक्षिण गलियारा, जिसको NH44 भी कहते हैं, इसी दर्रे से गुजरता है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चैनानी नौसरी सुरंग, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग या श्यामा सुरंग भी कहते हैं, वो भी इसी बनिहाल दर्रे से ही गुजरती है। अच्छा, उसके बाद आता है पीर पंजाल दर्रा, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। मैप में हमने सब कुछ डिटेल से पढ़ लिया है, अब इसको फटाफट से रीडिंग लगा लेते हैं। बस इसमें कुछ वही सब चीज़ वही है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जास्कर श्रेणी में है और ये भारत से मध्य एशिया में प्रवेश के लिए जाना जाता है। वहीं जोजिला दर्रा की बात करें तो जास्कर श्रेणी में हो जाएगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। NH1 जोजिला दर्रा श्रीनगर लेह मार्ग इसको बोलते हैं, और जोजिला दर्रा 2 नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी को जोड़ने का कार्य करता है। ये पूरी डिटेल हमने वहां पर देख ली थी। इसके बाद आता है जो लद्दाख के दर्रे थे, खारदुंगला, चांगला। इसके अलावा 2 दर्रे और है, लानकला दर्रा और जांगला दर्रा। ये जो सारे दर्रे हैं वो लद्दाख को तिब्बत से, चीन से जोड़ने का कार्य करता है, भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद अघिल कराकोरम दर्रा, जो भारत चीन के मध्य है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है ये। ठीक है, अच्छा, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे हो गए। अब हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश का दर्रा। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर देखिए 3 दर्रे देखने को मिलते हैं, कौन कौन से हैं, बारालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा
और सिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। बारालाचला और रोहतांग दर्रा दोनों मध्य हिमालय का हिस्सा माना जाता है, और वहीं सिपकिला जो दर्रा है वो वृहद हिमालय का हिस्सा माना जाता है। बारालाचला और रोहतांग दर्रा दोनों इस पर्वत श्रृंखला पर, और ये कौन सी है, धौलाधर पर्वत श्रेणी, कौन सी है, धौलाधर पर्वत श्रेणी पर बारालाचला और रोहतांग दर्रा दोनों है। ठीक है, बारालाचला जो दर्रा है वहां से चिनाब नदी निकलती है, रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है, वहीं सिपकिला दर्रा से सतलज नदी निकलती है। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। तो 3 दर्रा हो गया। इस तरीके से प्रश्न आता है एग्जाम में कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश का है, यह बारालाचला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो बारालाचला हो गया, रोहतांग दर्रा जो मध्य हिमालय का, सिपकिला दर्रा जो वृहद हिमालय का हो गया। बारालाचला रोहतांग दर्रा दोनों कौन सी श्रेणी में, धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अच्छा, अब इनकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। बारालाचला दर्रा धौलाधर श्रेणी में हो गया, चिनाब नदी निकलती है और मनाली को लेह से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ये मनाली यहाँ पर और यहाँ पर है लेह, मनाली को लेह से जोड़ने का काम करती है। बारालाचला दर्रा भी और रोहतांग दर्रा दोनों ही मनाली को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। रोहतांग दर्रा भाई धौलाधर श्रेणी में हो गया, मध्य लघु हिमालय का इनका भाग हो गया, मनाली को लेह से जोड़ने का काम करेगा। यहाँ से अटल सुरंग निकलती है। ठीक है, अटल सुरंग निकलती है, रावी नदी इसी दर्रे से निकलती है। और इसके बाद आ जाता है इसमें सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करेगा। सतलज नदी इस दर्रे से प्रवेश करेगी और वृहद हिमालय में ये स्थित है। ये सब हमने मैप में अच्छे से देख लिया। इसके हिमाचल प्रदेश के बाद आते हैं उत्तराखंड के दर्रे। इनके नाम याद रख लेना अच्छे से। उत्तराखंड के सभी जो दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख और थांगला और धर्मा दर्रा। माना, नीति, लिपुलेख ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थांगला और धर्मा दर्रा ये सब के सब जो दर्रे हैं वो वृहद हिमालय का हिस्सा है और उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये सब उत्तराखंड के दर्रे हो जाएंगे, माना, नीति, लिपुलेख, थांगला और धर्मा। ये मैप में दिखाया है, ये माना, नीति और लिपुलेख दर्रा, ये थांगला दर्रा, ये सारे इसमें दिखाए हैं, ये देख लेना आप। ठीक है, इसके बाद आता है सिक्किम के दर्रे। सिक्किम का जो दर्रा पहले हम पढ़ेंगे नाथुला दर्रा। सिक्किम में 2 दर्रा देखने को मिलते हैं, तो नाथुला दर्रा और एक जेलेपला दर्रा। जो नाथुला दर्रा है वहां से तिस्ता नदी निकलती है, जिसको सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो चुम्बी घाटी है, सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ने का काम करता है जेलेपला दर्रा, और चुम्बी घाटी संबंधित ये क्या है, डोकलाम विवाद है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे नाथुला दर्रा है, वृहद हिमालय में स्थित तिस्ता नदी द्वारा निर्मित है। प्राचीन काल से भारत चीन व्यापारिक मार्ग यहाँ से होता था। रेशम मार्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है और 1962 में इसको बंद कर दिया गया था। 2006 में पुनः खोल दिया। और लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। कौन सी जनजाति है, लेप्चा जनजाति। इसके अलावा जेलेपला दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। तो याद रखना, सिक्किम के हमने 2 दर्रे पढ़े, नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला दर्रा दोनों सिक्किम के हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के देखते हैं, बुमला, भूमड़िया और यांग्याप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश का है। बुमला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है। भूमड़िया दर्रा तवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग घाटी, जिसको तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। यांग्याप जो दर्रा है, इसको व्यंग्य ये दर्रा या यांग्याप दर्रा कुछ भी बोलते हैं, भारत चीन के मध्य है और ब्रह्मपुत्र नदी इस दर्रे से गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी याद रखना, यांग्याप दर्रा से।
इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के ही और दर्रे हैं, दीफू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा और लीखा पानी दर्रा, जो भारत से म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। दीफू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा और लीखा पानी दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के। ये मणिपुर में एक दर्रा है और उसका क्या नाम है, तुजू दर्रा। ये मणिपुर का है, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब हम कुछ घाटी देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ घाटी कौन सी हो, जैसे कुल्लू कांगड़ा घाटी होगी, जो देवताओं की घाटी कही जाती है। वहीं मालना घाटी हो गई, मिनी यूनान या छोटा यूनान कहा जाता है, और पार्वती घाटी। तो हिमाचल प्रदेश में 3 घाटी देखने को मिलती है, कुल्लू कांगड़ा घाटी, मालना घाटी और पार्वती घाटी। वहीं उत्तराखंड में कुछ घाटी देखने को मिलती है, जैसे फूलों की घाटी, धर्मा घाटी और दून घाटी। फूलों की घाटी, धर्मा घाटी और दून घाटी। सिक्किम में चुम्बी घाटी और युथांग घाटी। वहीं अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के दर्रे, अभी हमने जो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का जो दर्रा है वो मैप में नहीं देखा, ये देख ली मैप में, और देख लेते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश के हमने दर्रा पढ़ा था कौन कौन सा, बुमला दर्रा, बुमड़िया दर्रा। ये जो बुमला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ने का काम कर रहा है, बुमला दर्रा। वहीं बुमड़िया जो दर्रा है वो तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ रहा है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी है। अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बुमड़िया दर्रा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ही दर्रे हमने पढ़े, यांग्याप दर्रा, जिससे ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, और दीफू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा और लीखा पानी दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के हमने पढ़े हैं। और एकमात्र मणिपुर का दर्रा हमने कौन सा पढ़ा है, तुजू दर्रा। कौन सा है, तुजू दर्रा। ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ घाटी देखी थी, जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, मरखा घाटी, गलवान घाटी, पुंगा घाटी और नुब्रा घाटी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, मालना घाटी और पार्वती घाटी। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, धर्मा घाटी और दून घाटी। सिक्किम में चुम्बी घाटी और युथांग घाटी हमने देखी है। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना। इसके बाद आता है उत्तर का मैदानी भाग। जो हमने उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ा है वो कंप्लीट हो गया है, और उसमें जितने भी दर्रे थे, उनकी ऊंची चोटियां थी, सब हमने अच्छे से डिटेल से देख लिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग की थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो उत्तर के जो मैदानी भाग है उसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। प्लीस्टोसीन काल में हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं निक्षेपणात्मक मैदान। निक्षेपणात्मक मैदान कहा जाता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उत्तर के मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, भाबर, तराई, खादर और बांगर। खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी है, इसको हम थोड़े आगे डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये देखिए हमने हिमालय को 3 भाग में बांटा था, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो देखने को मिलती है हमें भाबर, फिर तराई, फिर खादर और बांगर। जो भाबर होती है वो चौड़ी कंकड़ पत्थर की पेटी पाई जाती है। शिवालिक जो हिमालय है उसके गिरिपादों में, शिवालिक के नीचे, शिवालिक के गिरिपादों में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी कंकड़ पत्थरों की एक पेटी पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। इस भाग में हिमालय नदी सरिताएं गुम्फित हो जाती है, इस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। जो नदी सरिताएं होती है वो एक तरीके से, ये जो कंकड़ पत्थर होते हैं, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, उसके नीचे छुप जाती है, गुम्फित हो जाती है, और फिर तराई वाले भाग में पुनः प्रकट हो जाती है। तराई हिमालय की नदियां पुनः प्रकट होकर चारों ओर फैल जाती है, जिससे यहाँ की भूमि दलदली प्रतीत होती है, लेकिन कैसी होती है, उपजाऊ होती है। तराई के बाद हमें देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से मिट्टी का निर्माण होता है, और ये 2 प्रकार की होगी, खादर और बांगर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट ये चारों ही है, भाबर भी है, तराई और खादर, बांगर। यहाँ से सवाल आता है नवीन और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। तो खादर तो कैसी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, और बांगर कैसी है,
पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर कैसी है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर अधिक उपजाऊ है और बांगर कम उपजाऊ है। खादर जो है पूर्वी यूपी में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर का जो मैदानी भाग है उसको 4 भाग में बांट दिया। कौन कौन सा? पंजाब का मैदानी भाग, राजस्थान का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग और ब्रह्मपुत्र या फिर हम बोल सकते हैं इसको असम का मैदानी भाग। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब का मैदानी भाग। तो पंजाब का जो मैदानी भाग है इसमें हम देखते हैं एक तो ये सिंधु नदी होती है। सिंधु नदी के अलावा यहाँ पर पंचनद और देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सिंधु नदी होगी, सिंधु नदी के बाद झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनको क्रम से इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये जो हम नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसको डिटेल से देख लेंगे। अभी यहाँ पर ये याद रखना कि ये इन नदियों के जो बीच में जो संगम है, 2 आब मिलता है इनके, जैसे सिंधु और झेलम नदी है उसके बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है सिंध सागर। वहीं झेलम और चिनाब के बीच का क्या कहलाएगा? चाज दोआब। कौन सा? चाज। ये जो चाज है वो चिनाब और झेलम से, च मतलब चिनाब और जैसे झेलम, तो चाज जो दोआब है झेलम और चिनाब के बीच है। चिनाब और रावी, चना, रै से हो गया रावी और से हो चना से हो जाएगा चिनाब, तो रचना दोआब हो जाएगा चिनाब और रावी के बीच। वहीं रावी और व्यास के बीच का बारी दोआब, बारी बै से ये वै बना दो व्यास और रै से रावी, तो बारी हो गया बारी दोआब। और व्यास और सतलज के बीच का जो दोआब है वो कहलाएगा विस्त दोआब, वी व्यास और सतह से सतलज नदी, तो विस्त दोआब देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनको क्रम से याद रख लेना। इनको सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और इनका जो नाम है ये तो इनके नाम से ही या आसानी से याद रह ही जाएगा। ठीक है, पंजाब है पंच प्लस आब, 2 शब्द से मिला है। पंच मतलब 5, आब 2 आब है, ये अरबी शब्द है, 2 नदियों के मध्य का भाग कहलाता है। पंजाब का मैदान सिंधु एवं सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बना है। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी और पंचनद आते हैं, ये हमने देख लिया। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इनके कुछ प्राचीन नाम भी है, जैसे झेलम नदी का हो जाएगा वितस्ता नदी, चिनाब का अस्किनी नदी, रावी का पुरुषैणी नदी, व्यास का विपासा नदी और सतलज का शतुद्री नदी। इसके बाद इनको थोड़ा डिटेल में लिख दिया है। जैसे नदियों का नाम यहाँ पर हमने देखा था, सिंधु झेलम के बीच का जो है दोआब वो सिंधु सागर कहलाया। चिनाब और झेलम चाज दोआब, ये बताया। चिनाब को इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं और झेलम का JH लेके और चिनाब का CH लेके चाज दोआब बनाए। इस तरीके से रावी और चिनाब का रचना, व्यास और रावी से बन गया बारी, व्यास और सतलज से क्या बन गया? विस्त दोआब। ये हमने उसमें देख लिया था पहले ही। अच्छा, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आता है राजस्थान का मैदानी भाग। इसमें पश्चिमी मरुस्थल की बात होती है। जैसे पश्चिमी जो मरुस्थल है 3.58 लाख किलोमीटर का है और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को उत्तर के मैदानी भाग से अलग करती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको अलग करती है जो उत्तर का मैदानी भाग है उससे। इसी भाग में अनेकों खारी पानी की झीलें पाई जाती है। सांबर, डीडवाना, कुचामन, डेमाना, फलोदी, रेवासा, पंचपदरा, लूण, करनसर और ताल छापर। तो राजस्थान का जो मैदानी भाग हम राजस्थान की जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें डिटेल से पढ़ ही लेते हैं, तो यहाँ पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता भी नहीं है। इसके बाद आता है गंगा का मैदानी भाग। गंगा के मैदानी भाग को भी यहाँ पर 3 भाग में बांट रखा है। जैसे ऊपरी गंगा का मैदान जो पश्चिम जो यूपी है वहाँ देखने को मिलता है। मध्य गंगा का मैदान अवध से मगध तक का जो हिस्सा है, पूर्वी यूपी बिहार का हिस्सा, और निम्न गंगा का मैदान पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलता है और ये आगे जाके डेल्टा का निर्माण करती है। जो ऊपरी गंगा का मैदान है वहाँ में रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है और इस तराई प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। वहीं मध्य गंगा में सिल्ट मृदा जहाँ पर बांगर है
और यहाँ पर निम्न गंगा में चिकनी मिट्टी और निर्माण प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी, खादर हो जाएगी। ये यहाँ पर वापस से डिटेल लिख रखी इसकी, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा का मैदान। अच्छा, इसमें वर्षा कितनी है, इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर, इसमें 200 से 300 और ये 300 से प्लस है। औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर, मध्य गंगा की 50 से 100 मीटर और निचली गंगा की 50 मीटर से भी कम है। मिट्टी हमने देख ली, निर्माण की प्रक्रिया भी हमने देख ली वहाँ पर। और कृषि की बात करें तो ऊपरी गंगा में गन्ना और चावल, मध्य गंगा में चावल कपास और निचली गंगा में वर्ष भर चावल देखने को मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट आता है ब्रह्मपुत्र या असम का मैदानी भाग। असम के मैदानी भाग का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। यहाँ पर एक असम में क्या है, मांजुली द्वीप है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मांजुली द्वीप कहाँ पर है, असम में, और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित किया गया है। दूसरा, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है मांजुली द्वीप। कहाँ पर है, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, और सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था सबसे पहले हमने, और उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में क्या पढ़ लिया, उत्तर का जो मैदानी भाग है वो देख लिया। अब ये जो भारत का भौतिक प्रदेश है उसका ये तीसरा पार्ट आता है प्रायद्वीपीय पठार। इसको हम अभी डिटेल से देखेंगे।